चलिए दोस्तों, हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आज जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट एग्ज़ाम के से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का वीडियो और PDF उपलब्ध कराया जाएगा। हम सब इस श्रृंखला में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। आज हम सब CDP बाल विकास को कवर करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत। कौन सा? समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा है मानकीकृत परीक्षण या फिर तथ्यों पर आधारित प्रतिस्मरण के प्रश्न, या फिर वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C, सहयोगी प्रोजेक्ट। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। वाइगोत्स्की अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। किस लिए? सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच व व्यवहार में निरंतर बदलाव लाता है। उनके अनुसार किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों से अंतः संबंधों पर निर्भर करता है। अतः इस सिद्धांत में विश्वास रखने के नाते सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। किससे? सहयोगी प्रोजेक्ट के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, या फिर बच्चों से बातचीत कर उन्हें दृष्टिकोण को महत्व दें, या फिर विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, बच्चों से बातचीत कर उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब आप बच्चों से बातचीत करेंगे, उनकी जो कमियाँ होंगी तभी आपको पता चलेगा। अब बच्चों को डांट कर मार कर इस तरह से ये चीज़ नहीं पता हो सकती, इसीलिए ऑप्शन इसमें C इज राइट आंसर है। इसकी व्याख्या हम समझ लेते हैं दोस्तों। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सके। अगला क्वेश्चन है, करें आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है। इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ऑप्शन पहला। दूसरा है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, या फिर यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाए। इसमें आपका राइट आंसर होगा, करें ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। करें इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। कैसा आकलन का उद्देश्यपूर्ण होता है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर है। चलिए हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि आकलन द्वारा बालक की त्रुटियों का ज्ञान होता है। किस आकलन द्वारा त्रुटियों का ज्ञान होता रहे, जिससे वह अपने कमियों को दूर कर सके और शिक्षक को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हम किसी बच्चे का जब तक आकलन नहीं करेंगे, उसकी त्रुटियों के बारे में नहीं पता चलेगा। जब उनके त्रुटियों के बारे में पता चलेगा तभी हम उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। कैसी भूमिका है? ऑप्शन नंबर A सत्तावादी, या फिर ऑप्शन नंबर B अधिनायकीय, या फिर तीसरा ऑप्शन नंबर C अनुमतिपरक, या फिर चौथा है सुविधादाता। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुविधादाता के रूप में होना चाहिए।
वह बालक के कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, जब आप ऐसी क्रिया करेंगे जो बालक की कमियां होंगी उन्हें आपको पता चलेगा और उस कमियों को आप दूर करेंगे तो बालक का अच्छा विकास हो सकता है और उनसे आप मित्र की तरह संबंध रखें ताकि जो भी उनकी कमियां हों, जो भी उनकी समस्या हों, आपको बताने से न झिझकें। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर, पहला ऑप्शन है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, या फिर का एकमात्र निर्धारक होती हैं, या फिर के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या फिर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों को अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, क्योंकि कक्षा में किया गया कार्य मार्गदर्शक का कार्य करता है। कैसा करता है? मार्गदर्शक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ऑप्शन है पहला, एक काल्पनिक लक्ष्य है जिनमें अक्षमताएं ना हों उन बच्चों के लिए हानिकारक है, या फिर विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण की प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करें शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसकी व्याख्या है दोस्तों, करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला आपका क्वेश्चन है, करें विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन है, ऑप्शन पहला है गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं यह सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाते हैं। इसमें आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करें सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जब बच्चा अपने सहपाठियों के साथ खेलता है, अपने साथियों के साथ रहता है, तो वहाँ से सभी एक दूसरे से अपनी कहानियाँ, अपने जो भी दिमाग में रहता है, एक दूसरे से शेयर करते हैं। इससे बच्चे का सब लोग अलग अलग कौशल को सीखते हैं, अलग अलग जानकारी एकत्रित करते हैं। यहाँ पे हम इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह सही है, क्योंकि बालक का विकास अपने साथी समूह से में होता है। कहाँ पे होता है? बालक का सबसे ज़्यादा विकास अगर कहीं पे होता है, अपने साथियों के समूह में होता है, और वह अपने मित्रों को द्वारा अनेक कौशल सीखते हैं। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनने में असमर्थ बच्चा। पहला ऑप्शन है श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। अगर जो बच्चा सुनने में असमर्थ है उसके लिए यहाँ पे एक आपके कथन दिए गए हैं और ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। पहला है श्रवण असमर्थता वाले बच्चे के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। या फिर दूसरा है केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। या फिर तीसरा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। या फिर चौथा है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा
और साधन उपलब्ध कराए जाएं। जो बच्चा सुनने में असमर्थ है, अगर उसके लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध होगा तो वह भी सभी बच्चों की तरह एक समान व्यवहार करेगा और सम्मानित एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ समस्यात्मक बालक को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है। ऑप्शन है पहला, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है या फिर और ऊब जाता है, या फिर तीसरा है वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, या फिर वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलाना आदि। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। और इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि प्रतिभावान बालक को कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं लगती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है तथा ऊब जाता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, जो बच्चा प्रतिभावान होता है अगर उनकी गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हो, उनको जैसे सरल क्वेश्चन कराए जाएं या फिर उनको मतलब हर चीज़ पहले से ही पता रहे, तो फिर वह ऊबने लगते हैं कि क्योंकि उनको लगता है कि हमको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, करें एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ऑप्शन है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या फिर ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, या फिर अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या फिर विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसमें ऑप्शन आपका है डी इज राइट आंसर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है अगर आप मतलब किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उनके जीवन से जोड़ के पढ़ाएं, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाएं तो बच्चा जल्दी सीखता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है कि आपके विषय वस्तु को विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित करके बताएं, उसके पूर्व ज्ञान को जोड़ कर ही बताएं। इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। करें प्राथमिक कक्षा में शिक्षिका अपने अधिगम को प्रभावी कर सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके। ऐसा करने से विद्यार्थी विषय वस्तु को अपने जीवन से जोड़े जाते हैं और अधिगम प्रभावशाली बनता है। यहाँ पे सीधा आप समझिए दोस्तों, जब आप बच्चों को वो चीज़ बताएं जो पहले से पता है तो उनको वह चीज़ जानने में रुचि भी ज़्यादा होती है, और आप ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो कभी उनका नाम ही नहीं सुने हैं तो फिर वह सुनने में वो जल्दी नहीं समझ पाते हैं। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। ऑप्शन है पहला आपका है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है बच्चे जानकारी के निष्कर्ष प्राप्त करता है, या फिर बच्चे समस्या समाधान करता है, या फिर बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, या फिर बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। ऑप्शन पहला है 1 2 4, ऑप्शन दूसरा है 2 3 4, या फिर ऑप्शन तीसरा है 1 2 3 4, या फिर ऑप्शन चौथा है 1 2 3। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 3 और 4। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। और जो आपका पहला ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। अब चलिए इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के लिए सक्रिय अन्वेषक हैं। अब चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करेंगे विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। ऑप्शन है पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को अपने आप
समझा जाना चाहिए, या फिर यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, या फिर विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर चौथा है, जब तक से विद्यार्थियों में वंचित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। इसमें आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी करें, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना। आप उनको ऐसा चीज़ बताइए, ऐसा क्वेश्चन करिए कि वो सोचे, वो क्वेश्चन कैसे, मतलब कि हर चीज़ उनका दिमाग, जब तक बच्चा सोचेगा नहीं तो उसका दिमाग नहीं चलेगा। आप उनको ऐसी चीज़ कराइए जो उसमें दिमाग उनका ज़्यादा लगे और सोचने की क्षमता उनकी बढ़े। यहाँ पे व्याख्या इसकी करें, संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना है और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कह रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण से सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन पहला है, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। या फिर अगला है, जहाँ शिक्षक एकाधिकारीवादी और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। या फिर अगला ऑप्शन है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। अगला ऑप्शन है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। इसमें देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपका पहला ऑप्शन और दूसरा तो एकदम से नहीं होगा। अब इसमें आपको दो ऑप्शन में बताना है। नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आदेश स्पष्ट, देखिए जहाँ पे बच्चे को आदेश देने की बात हो वह ऑप्शन हर समय गलत होता है। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं स्पष्ट आदेश देता है, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, ये तो एकदम से गलत है। ऐसे विकल्प आपको कभी नहीं चॉइस करना। आपका बचता है पहला, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। या फिर इसी दो ऑप्शन में आपको चॉइस करना है, पहला और सी तीसरा में, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित के संज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सटीक बैठ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कह रहे हैं कि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं बालक वहाँ बेहतर तरीके से सीखते हैं जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, जहाँ बालक की सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। बाल केंद्रित, देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जहाँ पे बालक को बीच में रखा जाए, वहाँ पे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। ऑप्शन है, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, या फिर बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या फिर बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी इज राइट आंसर। इसमें कह रहे हैं कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रत्यय विकसित हो चुका है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पष्ट है कि बच्चे में पक्षी के प्रत्यय का विकास हो चुका है, क्योंकि मैं देख कर बता दिया कि हाँ कौवा उड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। ऑप्शन है, पहला है चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। यहाँ पे आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप एक टीचर हैं, आपको बालक के अंदर कैसे आंतरिक प्रेरणा कैसे जागृत करेंगे, उसी के बारे में आपको सोचना है। दूसरा है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते। देखो
उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। या फिर तीसरा है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। या फिर इसे कहने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सबसे ज़्यादा सटीक आंसर बैठ रहा है, इसे कहने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहे कि तुम लोग इसे करने की कोशिश करो तुम लोग सीख जाओगे। इससे विद्यार्थियों के भीतरी प्रेरणा मिलेगी और वह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके, या फिर प्रयोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी और इत्यादि। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करें व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। करें बालक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए अध्यापक बालक की व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने में तथा उसमें निपुणता पाने में मदद करें। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन है पहला, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। या फिर दूसरा है रट कर याद रखने के लिए जिससे वे प्रति स्मरण करने के में अच्छे बने। या फिर तीसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। या फिर चौथा है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छा अंक पा सकें। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कह रहे हैं सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। वहीं पे आप यहाँ पे वही बता रहे हैं, प्रारंभिक कक्षा में शिक्षक को बालक को सीखने के प्रति जिज्ञासु बनाता है तथा सीखने के लिए सीखना पसंद करें, ऐसा दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न कराता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या फिर शारीरिक दंड, या फिर व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या फिर प्रतियोगितात्मक कक्षा। इसमें दोस्तों जो आपका सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों व्यक्ति सापेक्ष अधिगम प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, यह एक अनुकरणीय शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, करें बालक का सिर पदामुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, या फिर भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, या सिर से पैर की ओर, या फिर ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करें सिर से पैर की ओर। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं दोस्तों। करें सिर पदाभिमुखी मस्तकाधोमुखी के में शरीर विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। किस तरफ? सिर से पैर की दिशा में होता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह दिखाया गया है कि प्रसूत काल तथा जन्म के बाद के समय में बच्चों का शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास दो प्रकार के नियमों से निर्देशित होता है। मस्तकोन्मुखी नियमित तथा निकट उर नियम इन दोनों नियमों को मिलाकर एक साथ विकासात्मक दिशा का नियम कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, करें भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है जन्म पूर्व के समय। इसमें भाषा के विकास की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। करें जन्म पूर्व का समय
या फिर मध्य बचपन का समय, या फिर वयस्कावस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन का अवस्था। इसमें भाषा का विकास सबसे संवेदनशील किस अवस्था में होता है, इसी को आपको बताना है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बचपन का अवस्था। सबसे ज़्यादा जो प्रारंभिक बचपन का अवस्था होता है उसमें बालक का भाषा का विकास सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसमें छोटे बालक को हम सब जैसा सिखाते हैं वो वैसा ही करते हैं। किसी को गाली देना हो, किसी को क्या बोलना है, इसमें आप जैसे कहेंगे बालक को तुरंत वैसे ही दोहराता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना गया है। यहाँ पे कह रहे हैं जिन पियाजे के अनुसार भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय प्रारंभिक बचपन का है, कौन सा है, प्रारंभिक बचपन का है। अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद के में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे परीक्षण देते हैं, और बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। इसमें ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण, या फिर वृद्धि और विकास, या फिर स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, या फिर अनुशासन और पौष्टिकता। इसमें ऑप्शन नंबर ए आनुवंशिकता और पर्यावरण करें। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त स्पष्ट है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, या फिर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या फिर परिवार और रिश्तेदार। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय और पास पड़ोस, ये सब गौड़वाहक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें ले बैगुस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन है संतुलन, सामाजिक अन्योक्रिया, या फिर मानसिक प्रारूपों स्कीमज का समायोजन, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया का युग्मन। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कह रहे हैं कि सामाजिक अन्योक्रिया। ले बैगुस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्योन्क्रिया है। ले बैगुस्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा को महत्वपूर्ण बतलाया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं किसी बच्चों का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु को किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन इसमें आपका 4 विकल्प दिए गए हैं। करें दंड, आज्ञाकारिता अनुकूलन, या फिर सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या फिर अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। अब इसकी हम व्याख्या समझ लेते हैं। कह रहे हैं यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यह कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के तहत आता है। इस सोपान के अंतर्गत उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परख कर समाप्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, करें जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ऑप्शन है शिक्षण के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या फिर वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करें शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अब यहाँ पे करें जिन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है,
करें जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या फिर सामूहिकरण और संशोधन के रूप में, या फिर समावेशन और समायोजन के रूप में। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। करें नवीन जानकारी में संशोधन समायोजन होता है तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन समावेशन होता है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षा एक ऐसे वातावरण में उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, या फिर निर्णायक है, या फिर समावेशन को हतोत्साहित करता है, या फिर आवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करें आवृत्ति को बढ़ावा देता है। करें प्रगतिशील कक्षा में व्यवस्था में शिक्षक आवृत्ति को बढ़ावा देकर अधिगम को सुगम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, करें हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों, या फिर बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है, या फिर शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या फिर अगला ऑप्शन है क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करें शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूप की तरह ग्रहण करें। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। करें हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत यह सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है जिन पियाजे और लेविन इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों के ही अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या फिर जिन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेंगे। लेविन इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे, या फिर तीसरा ऑप्शन है जिन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनुवयन क्रिया के रूप में करेंगे और लेविन इसे खोजबीन मानेंगे, या फिर अगला ऑप्शन है जिन पियाजे लेविन इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करें जिन पियाजे और लेविन इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। इसकी व्याख्या है दोस्तों, करें जिन पियाजे और लेविन इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, क्योंकि लड़की में ऐसे गुण का विकास माता पिता के क्रियाकलापों को देखकर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, करें लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, या फिर सहज गुण, या फिर सामाजिक संरचना। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जैविक सत्ता। अब दोस्तों इसी के साथ यह सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।